हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आइए आज के इस सेशन में हम बात करते हैं वीरदत्त वंश। वीरदत्त वंश के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हम देख चुके थे कि महाजनपद काल के बारे में जाने थे। 16 महाजनपद काल और के सामने आए थे। आइए आज के इस सेशन में हम बात करते हैं वीरदत्त वंश का बारे में जानते हैं। मगध का पहला ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश है। पौराणिक वंश पहला वंश वीरदत्त वंश था। आइए देखते हैं वीरदत्त वंश के बारे में। वीरदत्त वंश का संस्थापक वीरदत्त थे। वीरदत्त वंश का संस्थापक वीरदत्त थे। इसकी राजधानी गिरिवर्ज थी। सबसे प्रसिद्ध राजा जरासंध था। महाभारत भीम के साथ जरासंध राजा बहुत ताकतवर था। महाभारत यानी भीम के साथ मल्लयुद्ध किया। जरासंध भीम के साथ मल्लयुद्ध किया और वहाँ वो हार गया। जरासंध भीम के साथ मल्लयुद्ध करके हार जाता है। उस वक्त जरासंध काशी, कौशल, विधि, विद्रोह, अंग, मालवा, कलिंग, कश्मीर और गंधार के राजाओं को भी पराजित किया था। जरासंध था जो काशी, कोरल, विधि, विदेह, अंग, मालवा, कलिंग, कश्मीर और गंधार के राजाओं को भी पराजित किया। तो बताइए उस वक्त का सबसे ताकतवर राजा जरासंध को कहा जाता था यानी माना जाता था। जरासंध की मृत्यु उसके पुत्र सहदेव शासक बनता है। जरासंध की मृत्यु जब हो जाती है यानी उनको मार दिया जाता है, मल्लयुद्ध में हार जाते हैं, तो जरासंध की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सहदेव शासक बनता है। कहते हैं अंतिम शासक जरासंध का अंतिम वीरदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय बनता है। जरासंध की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सहदेव शासक बनता है और अंतिम शासक वीरदत्त वंश का रिपुंजी बनता है। रिपुंजी तो जरासंध की शासक का मंत्री था। मंत्री पुलक द्वारा हत्या कर अपने पुत्र को सहायक बनाया। रिपुंजी ने मंत्री पुलक द्वारा हत्या कर अपने पुत्र को शासक बनाया। एक दरबारी महिया था। वीरदत्त वंश का एक दरबारी महिया ने पुलक व उसके पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को शासक बनाया। एक दरबारी था वीरदत्त वंश का महिया ने पुलक व उसके पुत्र की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को शासक वहाँ का नियुक्त करता, वहाँ का शासक बनाता है। तो आप देखते हैं हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश 544 ईस्वी से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक का होता है। हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश की संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार को श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार 544 से 493 ईस्वी तक रहता है। 15 वर्ष की आयु में शासक बन जाता है। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में ही शासक बन जाता है। मगध साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ करता है। 15 वर्ष की आयु में शासक बन जाता है बिंबिसार और मगध साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर लेता है। मगध बिंबिसार या हर्यक वंश की राजधानी राजगिरी है। विस्तार की नीति अपनाता है। बिंबिसार विस्तार का नीति अपनाता है। नीति में सबसे पहले नीति अपनाता है वैवाहिक संबंध
अपनाता है, वैवाहिक संबंध अपनाता है। कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कोशला से शादी करता है। शादी करने के बाद उसे दहेज में काशी दहेज के रूप में मिल जाता है। काशी दहेज के रूप में बिंबिसार को मिल जाता है। उसके बाद लिच्छवी की राजकुमारी चेलेना चेटक के पुत्री से विवाह करता है। लिच्छवी की राजकुमारी चलना से शादी करता है, चेटक की पुत्री से शादी करता है। उसके बाद पंजाब की मिद्र राजा कुमारी क्षेमा से भी शादी करता है और शादी कर करके अपना विस्तार शुरू करता है, विस्तार करना प्रारंभ करता है। वैवाहिक संबंध से अपना राज्य को विस्तार करता है, यानी बढ़ाता है, क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ाता है, विस्तार करता है। उसके बाद वैवाहिक संबंध जब खत्म हो गए तो उसके बाद मित्रता की अपनाता है, मित्रता की मार्ग अपनाता है। मित्रता में अवंती के शासक प्रद्योत सेन के उपचार हेतु अपने राजा वैद्य जीवक को भेजा। मित्रता में अवंती के शासक प्रद्योत सेन के उपचार हेतु अपने राजा वैद्य जीवक को भेजता है। जब तो आइए अब देखते हैं अजातशत्रु। 493 से 461 BC तक का काल है। पितृहांत साम्राज्यवादी जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। अजातशत्रु से तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हम लोग जानेंगे। पहला है कौशल के साथ संघर्ष। बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी कौशल की भी मृत्यु हो जाती है। बिंबिसार की जब मृत्यु हो जाती है तो बिंबिसार के रोग में उसकी पत्नी कुशला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद प्रसेनजीत को बुरा लगता है, प्रसेनजीत की बहन भी मर जाती है तो प्रसेनजीत को बुरा लगता है और काशी के अनेक गांवों को अपने अधिकार में ले लिया। फिर काशी को अनेक गांव को अपने अधिकार में ले लेता है। इसके बाद अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध छिड़ जाता है। उस युद्ध में अजातशत्रु की विजय हो जाती है। दूसरा विजय हो जाती है। उसके बाद फिर दूसरा युद्ध होता है। अजातशत्रु पराजित, यानी अजातशत्रु हारने के कगार पर आ गया था। उसके बाद प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह कर लेता है। अजातशत्रु प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह कर लेता है। संघर्ष समाप्त हो जाता है और कौशल को अंतिम रूप से मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। अजातशत्रु हारने के कगार पर आया, प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से विवाह कर लेता है और इस तरह संघर्ष समाप्त हो जाता है और अंतिम रूप से मगध साम्राज्य में कौशल को मिला लिया जाता है। फिर वज्जी संघ के साथ संघर्ष होता है। दूसरा देखेंगे, वज्जी संघ के साथ संघर्ष होता है। अपने मित्र वशिष्ठकार के सहयोग से अजातशत्रु ने वज्जी संघ में फूट डलवा दी। वज्जी संघ एक एकता संगठन था, एक एकता राज्य था, एक एकता राजधानी थी। उसमें अजातशत्रु ने अपने मंत्री द्वारा फूट डलवा दी। उसके बाद कमजोर हो गए। 16 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। अंततः वैशाली को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया, जीत गया। और 16 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। 16 वर्ष चलने के बाद उसे फिर वैशाली को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। वज्जी संघ से युद्ध करने हेतु गंगा गंडक वसो नदी के संगम पर अजातशत्रु एक छावनी का निर्माण करवाया। पाटलिपुत्र, जिसे बाद में
पाटलिपुत्र नाम से जाना गया। इस युद्ध के दौरान अजातशत्रु ने कंटक शिला और गदा मूसल जैसे यंत्रों का प्रयोग किया। आइए इसके बाद अगले हम वीडियो में जानेंगे इसके बाद क्या होता है। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। पहले संघर्ष करता था, उपचार जब हो गया तो उसके बाद से उपचार के बाद वो मित्रता अपना लिया। उसके बाद विजय की नीति अपनाता है और अपना विस्तार प्रारंभ करता है। अंग शासक ब्रह्मदत्त को जीतकर अजातशत्रु को शासक बनाया। अंग को जीतकर विजय की नीति अपनाने के बाद अंग को जीतकर अजातशत्रु को शासक बनाता है। बिंबिसार अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक था। बिंबिसार अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक बना। उस वक्त सबसे ज़्यादा विस्तार किया और बिंबिसार अपना एक अस्थायी सेना रखता था। सेना में हाथी का इस्तेमाल पहले इसी ने किया था। बिंबिसार युद्ध में हाथी सेना का इस्तेमाल किया। उसके बाद 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु द्वारा हत्या कर दिया जाता है। बिंबिसार को 493 ईस्वी में अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार को हत्या कर दिया जाता है और अजातशत्रु हत्या करके अजातशत्रु वहाँ का शासक बन जाता है। तो हर एक वंश का ये चरित्र था, हर एक वंश का ये इतिहास है कि हर एक वंश का स्थापना 544 ईस्वी से 412 ईस्वी तक देखा जाता है। आइए हम रिकॉल फिर से कर लेते हैं। हर एक वंश 544 ईस्वी से 412 ईस्वी तक का होता है। हर एक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसका दूसरा नाम सिलेणिक से भी नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार 544 से 493 ईस्वी तक राज रहता है। 15 वर्ष की आयु में शासक बन जाता है। बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में शासक बन जाता है। उसके बाद शासक बनने के बाद मगध का साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर देता है। मगध साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर देता है। मगध की राजधानी उसका राजगिरी विस्तार की। उसके बाद विस्तार की नीति अपनाता है कि हम अपने राज्य क्षेत्र को कैसे बढ़ाएं, कैसे विस्तार करें। सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाता है और कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कुशला से विवाह अपनाता है। उस विवाह के संबंध में काशी दहेज के रूप में उसे दिया जाता है। दूसरे लिच्छवी की राजकुमारी चलना जो चटक की पुत्री तो उससे विवाह करता है। तो पंजाब की मृद राजकुमारी क्षेमा से भी शादी करता है। उसके बाद मित्रता के मार्ग अपनाता है। अवंती के शासक प्रद्युम्न के उपचार हेतु अपने राजा आराज वैद्य जीवक को भेजा। अपने मित्रता में अवंती के शासक प्रद्युम्न के उपचार हेतु अवंती के शासक जो था प्रसेनजीत उसके बीमार हो जाता है और अपने राज्य से राजवैद्य जीवक को उस राज्य में भेजता है। पहले संघर्ष करता है, उसके बाद उपचार के बाद वो मित्रता अपना लेता है। उसके बाद विजय की नीति अपनाता है। अंग शासक ब्रह्मदत्त को जीतकर अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना देता है। बिंबिसार अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक था। अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक बिंबिसार था। बिंबिसार युद्धों में हाथी का भी इस्तेमाल किया था। 493 ईस्वी में अजातशत्रु द्वारा हत्या कर दी जाती है बिंबिसार पर और अजातशत्रु शासक बन जाता है।